आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। असम देश का एक लौता सूबा है जहां एनआरसी बनाया जा रहा है। एनआरसी क्या है, असम में ही इसे क्यों लागू किया गया है और इससे जुड़े कानूनी दांवपेच क्या है, इन सभी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जो एनआरसी को समझने में कुछ हद तक आपकी मदद करेगी। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से ही असम में रोजगार के लिए बाहरी लोगों का आना जाना था। रियासत की आबादी कम थी, इसलिए चाय के बागानों में काम करने के लिए बंगाल, बिहार के अलावा कई और इलाकों से लोग यहाँ आए और बस गए। वक्त के साथ साथ असम का बंटवारा होता गया और 1947 में असम के सिलहट का कुछ इलाका मशरकी पाकिस्तान में जाने के बाद जो बचा वो इस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा है। रोजगार के लिए बाहरी इलाकों से आने वालों को लेकर यहाँ मकामी और बाहरी लोगों के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रही। असम एक सरहदी इलाका है, इसलिए आजादी के बाद बड़ी तादाद में लोग मशरकी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और यहीं बस गए। इसके बाद यहाँ बाहरी लोगों के गैर कानूनी तरीके से रहने का मुद्दा उठने लगा और 1951 की मर्दमशुमारी के बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार किया गया। हालात तब खराब हुए जब मशरकी पाकिस्तान में बांग्ला जुबान को लेकर तहरीक शुरू हुई और बांग्ला जुबान के लोग हिंदुस्तान आने लगे। वक्त के साथ ये तहरीक बढ़ती गई जो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई और बांग्लादेश बनने के बाद खत्म हुई। उस वक्त तकरीबन 10 लाख लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए, लेकिन उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान इन मुहाजिरों का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए वो चाहे किसी भी मजहब के हों उन्हें वापस जाना होगा। 1971 में ज्यादातर तो वापस चले गए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख के करीब बांग्लादेशी असम में ही रह गए। इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों के आने से मकामी लोग वहाँ के कल्चर को लेकर गैर महफूज महसूस करने लगे, जिसके बाद बांग्लादेश से आए हुए लोगों के खिलाफ असम में तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक को असमिया बोलने वाले हिंदू मुस्लिम यहाँ तक कि बांग्ला जुबान बोलने वालों का भी सपोर्ट मिला। तब तहरीक चलाने वाले लीडरों ने मरकजी सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। पहली, इनकी पहचान कर वोटर लिस्ट से हटाया जाए और दूसरी, सूबे के बॉर्डर्स को सील किया जाए। 1978 से 1985 के दौर में तहरीक पूरे जोरों पर थी। 6 साल चले इस आंदोलन में करीब 850 मुजाहिरीन ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद मरकजी सरकार और इन नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि 25 मार्च 1971 के बाद सूबे में आए लोगों को गैर मुल्की माना जाएगा। जो लोग 1951 से 1961 के बीच असम में आए उन लोगों को शहरियत और वोट देने का हक दिया गया, लेकिन 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को शहरियत तो मिली लेकिन वोट का हक नहीं मिला। अब वहां रह रहे लोगों को ये साबित करना था कि उनके पुरखे 24 मार्च 1971 से पहले यहाँ आए थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2015 में एनआरसी एप्लीकेशन देने का काम शुरू हुआ। 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी हुई, जिसमें 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया। जब से असम के अंदर इन 19 लाख लोगों की पहचान की गई है, तब से इसे लेकर तमाम तरह की गलतफहमी सामने आई है और इसकी सही जानकारी न होने की वजह से लगातार लोगों तक गलत खबरें पहुंच रही हैं। तो आज एनआरसी से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फरूख खान साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120669347, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है एनआरसी से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपका कोई कानूनी सवाल है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं।
वकील साहब, जैसे मैंने अभी कहा कि आज हम बात करेंगे एनआरसी की, तो जब से ये एनआरसी रिपोर्ट आई है तो बहुत सारे लोगों में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं, सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच रही है। तो आज एनआरसी पे बात करते हैं। सबसे पहले एनआरसी के बारे में बात करने से पहले जानेंगे कि जो इंडियन सिटीजन है वो कौन है, जो भारत का नागरिक है वो कौन है, कौन कहलाता है, और ये जो सिटीजनशिप है ये किसे मिलती है। देखिए, ये एक बड़ा पेचीदा लीगल मसला है। इंडियन सिटीज़न कौन है, इसके लिए एक्ट है, इंडियन सिटीज़नशिप एक्ट, जो डिफ़ाइन करता है कि इंडियन सिटीज़न कौन है और इंडियन सिटीज़नशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है। अब जहाँ तक बात एनआरसी का है, इसको आपको थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा जी। जैसा अभी आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही थी, एक आसाम अकॉर्ड हुआ था, तब गालिबन राजीव गांधी साहब हिंदुस्तान के वजीर आज़म थे और कुछ तहरीक असम गण परिषद से और ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन की चल रही थी और एक आसाम अकॉर्ड के नाम से उसको जाना जाता है। बिल्कुल एनआरसी चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल से उस पर ज़रा स्पीड बढ़ गई और रंजन गोगोई साहब जो अभी चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस नारिमन की बेंचेस को रेगुलर जो है वो सुपरवाइज और मॉनिटर इस प्रोसेस को कर रही थी और बल्कि कर रही है जी। और सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी से और उनकी चूंकि 144 जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है, आर्टिकल है, उसमें ये चीज़ दी जाती है कि हिंदुस्तान की जितनी भी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सिविल जुडिशल, दैट विल वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की और एनआरसी की लिस्ट आने, देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है तो वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इसके लीगल एस्पेक्ट पे रहूंगा। लीगल एस्पेक्ट में ये है कि एनआरसी एक रजिस्टर तैयार हुआ है कि जिसमें 1971 की कट ऑफ डेट मानी गई है कि उस वक्त में जो लोग भी हिंदुस्तान में जो थे उनको हिंदुस्तान का शहरी सिटीजन माना जाएगा, उनके डिसेंडेंट्स को भी माना जाएगा और जो लोग उस पीरियड के डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोक्यूर कर पाएंगे, नहीं एस्टैब्लिश कर पाएंगे, उनको जो है वो एनआरसी में नहीं डाला जाएगा। और जब वो एनआरसी में नहीं डाले जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो इंडियन सिटीजन नहीं होंगे और उनके लिए डिटेंशन कैंप्स वगैरह जो बने हुए भी हैं और बनेंगे, उसके लिए फिर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, एक प्रक्रिया है। तो एनआरसी को अगर आपको आसान लफ्जों में समझना हो तो ये एक रजिस्टर है, एक लिस्ट है, एक डेटाबेस है, जिसमें अभी जो आसाम पे एप्लीकेबल है कि आसाम में कौन लोग हिंदुस्तान के शहरी हैं और कौन लोग हिंदुस्तान के शहरी नहीं है। तो जिनका नाम नहीं है वो आज के डेट पे हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, लेकिन इसको वाजा कर दिया है हुकूमत ने कि अभी उन पे एक्शन नहीं होगा, अभी उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स हैं, वहां जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जब तक वो अपनी जुडिशियल रेमेडीज जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब तक वो उसको एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, जब तक वो हिंदुस्तान के मतलब उनके जो प्रिविलेजेस हैं बीइंग अ सिटीजन, जो उनके हुकूक हैं स्टेट के ऊपर बीइंग अ सिटीजन, उसको वो रिटेन किया जाएगा उस वक्त तक जी। और भी बात करेंगे, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, वो हमारे जी बताएं जी, सवाल बताएं। मैं शादनगर से बात कर रही हूँ। तो हमारे शोहर शादी कर लिए 3 साल और आज शादनगर में मैं केस करे, कोर्ट में कुछ भी ना हो रहा मैडम। तो 3 लड़के मेरे को खाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, खाली जा रही हूँ, पैसे को जा रही हूँ, डेट ले रही हूँ, आ रही हूँ, कुछ भी ना हो रहा। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये वही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मसला है तरन्नुम, और अब मुकदमे में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो जैसा कि मोहतरमा फरमा रही थी, तो उसके लिए तो मुकदमे की फाइल देखने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या मुकदमा उन्होंने किया है, मुकदमे में क्या मेरिट है, मुकदमे में क्या मेरिट नहीं है। तो वो अच्छे जो मैट्रिमोनियल लॉ के जो वकील उनके ज़िले में हो, हमारी सलाह उनसे ये होगी कि उनसे राब्ता कायम करें और उनसे एक किसी और वकील से काउंटर ओपिनियन लें, सेकंड ओपिनियन लें और अपने केस को सही ट्रैक पे चलाएं। जी जी। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैं सन्नी की प्रॉपर्टी है हमारी, उसमें 2 सवाल है। एक सवाल आके
गवर्नमेंट ने हमारे जमीन को 550 एकड़। आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर लीजिए, तब आपका सवाल हम लोग सुन के जवाब दे पाएंगे। टीवी कम कर दो भाई, टीवी कम नहीं, बंद कर, हाँ साउंड बंद कर दीजिए। जी बताएं। हाँ जो 2 सवाल है साहब हमारा। जी पूछे। हेलो। जी सवाल पूछे। हाँ, ये हमारा वक्फ प्राइवेट है, वक्फ एक सवाल है कि 550 एकड़ चेन्नई में है, वो गवर्नमेंट उठा लिया हमारा जी 1963 में उठाया, और उसके बाद उसका कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? और दूसरी सवाल ये है जी तो, और एक 20 एकड़ जमीन बहुत कीमतदार जमीन है, 1 एकड़ 5 करोड़ रुपए जा रहा है। ऐसा जमीन को और पार्टी ने एक कॉलेज वाले अपने नाम पे पट्टा बना लिए, वक्फी जमीन है, वक्फ प्राइवेट है। जी ठीक है। देखिए, जहां तक पहला सवाल था इन हजरत का कि इनकी जमीन थी और गवर्नमेंट ने ले लिया, जी टेक्निकली इनकी बात से लगता है कि लैंड एक्विजिशन का मामला है, और इनका क्लेम ये है कि इनकी लैंड एक्वायर कर ली गई और इनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो उसके लिए कानून में प्रोविजंस हैं, अगर आपको मुआवजा नहीं मिला है और अगर, तो इस पे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सेटल्ड जजमेंट्स हैं अब कि आप कोई ज़मीन ले ही नहीं सकते बिना मुआवजा दिए हुए। तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 500 एकड़ ज़मीन वो कह रहे थे और गवर्नमेंट एक्वायर कर ले और आपको मुआवजा न दे, ये तो बात बहुत हजम करने वाली नहीं है। तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स को चेक कराएं और अपने ज़मीन के निकलवाएं, और वाकई में आपको अगर मुआवजा नहीं मिला है और या मुआवजा जो है आपको वो एडिकेट नहीं मिला है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए प्रोविज़न है स्टेट लॉज में हर जगह, और उस प्रोविज़न के तहत उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और अपना जो भी आपका मॉनेटरी क्लेम बनता है कानून के हिसाब से वो आप मांग सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप 20 एकड़ ज़मीन की बात कर रहे थे कि उस ज़मीन पे किसी और ने पर्चा बनवा लिया, तो देखिए हजरत, पर्चा बनवाने से टाइटल नहीं चेंज होता, और अगर किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है और आपकी ज़मीन जो है वो हड़प ली है, तो उसके लिए भी कानून में प्रोविजंस हैं, आप जाके उन पे मुकदमा फाइल कर सकते हैं। तो ज़मीन के जो भी कागजात हैं जिससे कि ऑनरशिप और टाइटल आपके हक में जो है वो प्रूफ होती है, जो प्रूफ करता है, तो आप उन चीज़ों को लेके और उसके लिए आप किसी अच्छे लॉयर से कंसल्ट करके और आप उनसे मिल सकते हैं, और वो अकॉर्डिंगली जैसे आपको सलाह दे उसके बेसिस पे आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जफर आलम। हेलो। हाँ हेलो जी बताएं, क्या सवाल है? हाँ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, सैयद जफर आलम बारवी। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि एनआरसी के बारे में जो बहुत से अफवाह हैं और काफी खुसूसी तौर पर, बिलखुसूस तौर पर मैं अपने यहाँ का ग्राम प्रधान भी हूँ, मुखिया हूँ, तो काफी लोगों के अंदर परेशानी है कि किस तरह से एनआरसी में होगा, क्या करना होगा, क्या क्या हमारे पास दस्तावेज हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, या सिर्फ हुकूमत हिंद जो है किस तरह से कर रही है। तो काफी लोगों मुसलमानों के अंदर एक परेशानी है, तो इस परेशानी को किस तरह हल किया जाए। मैं चाह रहा था कि अच्छे मौके पर मैं टीवी खोला तो मुझे मिल गया, मैं सोचा कि जरूर आज हम आपको एनआरसी से जुड़े हर एक कानूनी पहलू के बारे में बताएंगे। और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और आपके सवाल के जरिए बहुत लोगों तक ये जो हमने भी सोशल मीडिया पे काफी देखा, बहुत लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देखिए, पहले जैसे आप बिहार से बोल रहे हैं, आप बिहार में किसी गांव पंचायत के मुखिया भी हैं, प्रधान भी हैं, और जैसा आपने बताया, पहली बात ये कि एनआरसी आज के डेट में बिहार पे लागू नहीं होती, आसाम के अलावा अभी कहीं और लागू नहीं होती। वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं भी उस पर आऊँगा, वो समझाऊंगा उसको मैं। जहाँ तक बात हुकूमत की प्लानिंग को लेके है, तो इसको मैं आपसे यही इल्तिजा करूँगा कि इसको मज़हब के पर्सपेक्टिव में न देखा जाए, और ये एक इशू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट उसको एड्रेस करना चाह रही है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इसके लीगल और पॉलिटिकल 2 पर्सपेक्टिव हैं। तो मैं, चूंकि मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे, वो हमारे सियासतदानों का काम है कमेंट करना, तो मैं एक वकील होने के नाते जो आपके प्रोग्राम का थीम है उसके तहत ही बात करूँगा। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि आप कोई इसमें अभी आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें बहुत एजिटेशन, इवन जो मौजूदा वहाँ हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने उस पर रिसेसमेंट किया है कि इसमें बड़ी गलतियां हुई हैं। और वो चीज़ें होती हैं, मतलब गलतियां आई है, लिस्ट बनेगी, रिवाइज होगी, एक्साइज होगी, जो भी होगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कॉग्निजेंस लेती है वो डिपेंड, क्योंकि वो मॉनिटर कर रही है। तो जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत किसी चीज़ को मॉनिटर कर रही है तो हमें उस पर यकीन और ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जहां तक अफवाह फैलाने की बात है कि एनआरसी हर जगह लागू होने जा रहा है और इसमें जो है वो किसी खास और मखसूस जो है एक सेगमेंट को टारगेट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ कोरी अफवाह है और कुछ भी नहीं है। देखिए मैं बताऊं इस पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है और जो समझते हैं हम लोग कि बेहतर है, एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें कि डेमोग्राफिक्स और बायोमेट्रिक्स दोनों होंगे और वो सारे रेसिडेंट्स के लिए होगा, जो कि गवर्नमेंट का अभी का इरादा है कि सितंबर 2020 तक उसको कंक्लूड करना है। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जो अभी कस्टमरी अपनी स्पीच दी थी लोकसभा शुरू होने से पहले, संसद के जो दोनों सेशंस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को उन्होंने एड्रेस किया था। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर गवर्नमेंट प्लान कर रही है बनाने के लिए, जिसमें कि सारे रेसिडेंट्स, आप सिटीजन हो या ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिटीजन नहीं है, रेसिडेंट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी यूएस का है या कोई आदमी यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वो इंडिया में काम कर रहा है, तो वो रेसिडेंट है इंडिया का, नेशनल नहीं है पर रेसिडेंट है। तो एक नेशनल रेसिडेंट रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की कवायद शुरू कर रहा है। उसके क्या वो तौर तरीके होंगे वो एक बात की बात है। और उसके बाद जब ये एनपीआर बन जाएगा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, ऐसा सुनने में आया है कि वो एनसीआर को एक्सटेंड करेगी। तो इस पर कोई बुराई भी नहीं है भाई, अगर कंट्री में ये बात अगर सही तरीके से अगर ये डिफरेंशिएट किया जाए कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे ही पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा मार है, तो अगर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए तो उस पर कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, ये खदशा दिल में रखना कि हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, ये मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद है। और जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और आज की डेट में तो करीब करीब सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी उनके पास भी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं मिल पाती हैं, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए बहुत सारी तंजीमें भी काम कर रही हैं जो लोगों को मदद कर रही हैं। हाँ, सिस्टम में कोई कमियां, कुछ कमियां हैं और हर कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, कमियां उसमें रह जाती हैं। तो उसके लिए हमें इत्मीनान रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको मॉनिटर कर रही है। तो जो कमियां होंगी वो कोर्ट के सामने आएंगी और उसको दूर किया जाएगा। तो ये अभी एक्सरसाइज जैसे नागालैंड ने भी एक शुरू की है, पर उनका दूसरा एक कॉम्पोनेंट इंडिजिनियस पीपल को लेके है। तो इसमें अभी बाकी हिंदुस्तान के लिए एनआरसी कहीं नहीं आया है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जो बात है, जो कि रेसिडेंट्स के लिए भी होगा, वो अभी कवायद शुरू करने जा रही है। ऐसा मतलब जो न्यूज़ आर्टिकल्स में और जो प्रेस रिलीज और मीडिया की तरफ, जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो हमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग सही हैं उनको तो किसी चीज़ से डर होना भी नहीं चाहिए। तो इत्मीनान रखिए, लोगों को समझाइए, बताइए कि इस पे, क्योंकि आजकल अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। मैं भी ऐसे ऐसे मैसेजेस पढ़ता हूँ, चूंकि ये सोशल मीडिया ने जितना बेनिफिट दिया उससे ज्यादा आपको डिमेरिट्स भी दिए। ऐसी कोरी और बकवास बातें आती हैं जिनका न कोई सर है न कोई पैर है। तो उस पर और भी बात करेंगे इस पर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, मोहम्मद यासीन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरी जो है पेरेंट्स प्रॉपर्टी जो है एमपी में है और मैं भी 20-25 साल पहले कन्वर्ट हुआ हूँ जी। तो उसके बाद जो है वो मैंने बीएमसी से, वहाँ का जो नगर पालिका है, उसमें मैंने जो है वो नाम जो है ट्रांसफर करवाया है। तो क्या वो लीज प्रॉपर्टी है, तो लीज प्रॉपर्टी में जो है वो जो दो भाई लोग हैं वो जो उस पर हैं, वो लोग जो है अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो लीज ट्रांसफर नहीं हो रही है। अच्छा। लीज जो है, हाँ, अभी तो वो मम्मी के नाम पर है। तो उसके लिए फिर मेरे लिए क्या मतलब, मैंने क्या जी मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। देखिए हजरत, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जब भी पट्टे की कोई ज़मीन मिलती है तो उस पर कंडीशंस होती हैं असाइनमेंट्स वगैरह की। तो
जो आपका जो लेसी है और लेसर जिससे आपको लीज पे मिली है अथॉरिटी से या कैंटोनमेंट से भी मिलती है, तो उसमें चेक करना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट्स को कि लीज की क्या कंडीशंस हैं। दूसरी बात, जहाँ तक बात आप जो बात कह रहे हैं वो नाम चढ़वाने वाली, वो जहाँ तक मेरी समझ है आप उसको म्यूटेशन के पर्सपेक्टिव में, जमाबंदी के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं कि आपके और भाई जो हैं वो आप जहाँ पे अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं और वो आपके और भाई जो हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस एवज़ में आप ये कर सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके लेके और आप किसी जिस शहर में आपकी प्रॉपर्टी है मध्य प्रदेश में वहाँ आप जाएं और कोई अच्छे सिविल लॉयर से जो दीवानी मुकदमे करते हों उनसे राब्ता करें, उनसे सलाह लें। वो आपको एडवाइस करेंगे कि इसमें म्यूटेशन कैसे होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुकदमा फाइल करेंगे। और कभी आजकल म्यूटेशन वगैरह के मामले में कुछ प्रोसेस आसान भी कर दिया है, कुछ पावर्स डेलीगेट कर दी है स्टेट में एसडीएम वगैरह को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह को, एडीएम को, तो वहाँ से हो जाएगा। तो आप किसी कायदे के अच्छे जो सिविल वकील हों उनसे मिलके उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा के और अपनी कानूनी कार्रवाई करें। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल कादिर। हेलो कादिर साहब जी, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल ये है कि आपने बताया 1951 से 1961 तक जिसकी नागरिकता हिंदुस्तान के अंदर में अपने बाप दादा साबित कर पाते हैं तो वो हिंदुस्तान का नागरिक एनआरसी लिस्ट में माना जाएगा। तो इसी हिसाब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी आईडी तब्दील कर लेता है, मिसाल के तौर पर आधार कार्ड किसी और स्टेट का था, वो किसी और स्टेट में रहने लगा, अब वहाँ की नागरिकता होगी दूसरे स्टेट की, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना एनआरसी में? या उसके बाप दादा का पैदाइश मान लीजिए गांव से है, वो अब शहर में बिलोंग करने लगा, तो उसकी नागरिकता जो सिद्ध करनी होगी तो वो गांव से ही होगी, और मतलब इसके बारे में बताएं। जी ठीक है। देखिए, पहले तो मैं ये वाज़ा कर दूं कि नागरिकता जो होती है वो स्टेट की नहीं होती, वो पूरे मुल्क की होती है। तो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, केरला के रहने वाले हैं, आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। पासपोर्ट जो इशू होता है वो भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ताल्लुक़ बिहार से है और मैं बिहार में मेरी पैदाइश हुई, मेरी तालीम तरबियत भी बिहार में हुई और उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया या मैं यूपी में चला गया, और तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ मकान लिया और मैंने वहाँ अपने कारोबार शुरू किया और वहाँ मैंने आईडी बना ली, तो उससे कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं आता। ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स में से आता है। और आप कहीं के भी हों और आप हिंदुस्तान में कहीं भी रह रहे हैं तो उससे कोई मुश्किल कभी भी आपको आने वाले नहीं है। तो इसमें कोई ये सब भी चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया तरन्नुम कि ये सब भी चीज़ें अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है, तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, तो इस पर कोई भी परेशानी की बात नहीं है और कोई भी इस पर कोई दिक्कत नहीं है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आसाम से, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। ना, मेरा सवाल वकील साहब से ये बात है कि हमारा दादाजी का 51 का कब्जा है और असम में जो 4 आए वो लोग 71 का 4 है, लेकिन हम लोग का पास 51 का कब्जा है। लेकिन हम लोग है बहुत गरीब आदमी, हम लोग एकदम दरिद्र आदमी है। हमारा बाबा पिताजी भी ईटभाटा में काम करता है, हम लोग भी ईटभाटा में काम करता है। हम लोग का फैमिली है 10 आदमी। तो 97 में हमारा बाबा एक बार वोट नहीं दिया था, इसलिए हमारा बाबा को डी वोट करके रख दिया सरकार ने। सरकार ने डी वोट करके रख दिया, लेकिन एनआरसी में हम लोग 7 बार 8 बार जैसे हम लोग हियरिंग हुआ है, 8 बार जैसे हम लोग हियरिंग हुआ है, तो अभी हम लोग को बोला नहीं गया बोले ये कागज आप लो व ये कागज आप ना लो। लेकिन वो लोग हर टाइम हम लोग जब भी जाता है हियरिंग में बच्चा लेके इतना खर्चा करके हम लोग जाता है, तो वो बोलता है कागज सही है। तो आज जो हियरिंग जो एनआरसी का डाटा है उसमें से हम लोग का कोई नाम नहीं है, पूरा नाम हम लोग को रिजेक्ट दिखाया। अच्छा, अभी हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग 10,000 बाद 20,000 रुपया खर्चा करने के लिए हम लोग का पास कुछ नहीं है। जी, मैं आप लोग का
मैं ये वकील चैनल साहब बहुत कम इनके देखता हूँ। सवाल का जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में, और आज हम बात कर रहे हैं एनआरसी के बारे में। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमें कॉल किया था और एनआरसी से जुड़ा ही इनका सवाल था। आसाम से इन्होंने हमें कॉल किया था। जी देखिए, जैसा कि वो बता रहे थे और आज के सब्जेक्ट से बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रूफ करता है 1951 से जी, और उन्होंने उनके वालदैन ने शायद 70s वगैरह में वोट नहीं दिया था, तो उसके बेसिस पे उनको यही बहुत लोगों के ऐसे जेन्युइन मुकदमे। तो अगर 51 के डॉक्यूमेंट्स हैं और उनका नाम एनआरसी में नहीं आया है तो उसके लिए फॉरेनर ट्राइब्यूनल बनी हुई है। अब आपने और हमने ऐसे भी केसेस देखे कि जहां जिन लोगों ने हिंदुस्तान की फौज में अपनी खिदमत दी, एक एमएलए साहब का ही नाम बाहर निकल गया। तो देखिए, एक बड़ी चीज बनने में छोटी चीजें होती रहती हैं और उसके लिए आपको फॉरेनर ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। अब इस पर एक बात बहुत वाज़ह है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाना, उसके बाद हाई कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट जाना, सब में अखराजात हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट को तैयार करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को इस पे पिटीशन, क्योंकि जो लोग गरीब हैं और जो समाज के बहुत निचले तबके से आते हैं और जिनके पास मीन्स नहीं है लीगल एक्सपेंसेस को मिट आउट करने के लिए, और ये चूंकि एनआरसी का जो मामला है वो उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल जैसा है, तो ये कोई लग्जरी लिटिगेशन तो है नहीं। तो इसलिए और लीगल एड की भी फैसिलिटीज तो वही हैं, अब वो एक्सटेंड होती हैं नहीं होती हैं, स्टेट मैकेनिज्म भी देखना पड़ेगा। तो इस पे जो सिविल राइट एक्टिविस्ट और इवन जो हुकूमत है आसाम की, उनको भी सामने आके जो लोग हैं, देखिए हमारे मुल्क का तो आइन और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इतना मजबूत है और कानून इतने अच्छे हैं कि हम लोग सबको फ्री ट्रायल देते हैं। अजमल कसाब जो एक टेररिस्ट था उसको फांसी दी गई, उसको भी ट्रायल दिया गया, उसको भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई। तो हुकूमत को सामने आके और ऐसे लोगों के लिए जो वाकई में परेशान हाल हैं और जिनके पास मीन्स नहीं है अपने मुकदमे लड़ने के लिए, और उनको मदद करनी चाहिए ताकि उनको सही कानूनी मशवरा मिल सके। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे कुछ तंजीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट को भी इसको करना पड़ेगा। और परेशान मत होइए, अगर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ कर सकते हैं, तो ये आप देखिए, एक आर्मी के जिन्होंने कारगिल की लड़ाई भी लड़ी थी हिंदुस्तान की तरफ से, उनको डाल दिया डिटेंशन कैंप पे, उनको हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। हाँ, चूंकि वो मीडिया में आ गया, बात बहुत उछल गई, तो उसके लिए बड़े बड़े यहाँ दिल्ली से भी लॉयर्स फ्लाई करके गए और जाके वहां पे किया। तो जरूरत एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की है सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट के साथ मिलके कि जो जेन्युइन जो हिंदुस्तानी लोग हैं और जिनके पास जराए नहीं है वो बेचारे परेशान ना हो, क्योंकि ये एक परेशानी आ रही है जिसका हल निकलना बहुत जरूरी है। जी, जैसे कि अभी आसाम में ये लागू किया गया है, तो आसाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एनआरसी ड्राफ्ट? देखिए, ऐसा है कि ये इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये आपको जाना पड़ेगा जब हिंदुस्तान जब अंग्रेजों का राज था और कॉलोनी थी, उस समय बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था। ये सब चीजें तो आज़ादी के बाद के डेवलपमेंट हैं। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए, होता क्या है कि अब आप देखेंगे कि बिहार से बहुत लोग यूपी आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पंजाब जाते हैं, रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, अपने अच्छे फ्यूचर की तलाश में, और भी जगह जगह से लोग आते हैं। तो हुआ क्या कि उस ज़माने में लोग जो है वो आना शुरू हो गए, आसाम में आए, जो कारोबार में आए, कुछ काम में आए, ईस्ट बंगाल से आए, और वो जो बॉर्डर एरिया पे होंगे आए लोग, ऐसा नहीं है। उसमें क्या हुआ कि एक जिसको कहते हैं ना कि आपकी कल्चरल डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। जो बंगालीज आए, वहाँ से कुछ बंगाल के लोग आए, कुछ और भी लोग आए जो लोकल एसएमईज थे, उनमें होता है, जैसे आपने देखा होगा, चलिए ये तो बहुत नहीं, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ लोग जो हैं वो बिहार और यूपी के लोगों को मारपीट के भगा देते हैं, अक्सर होता है, आपने देखा है। तो ये एक है परेशानी है, इसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह जब हम लोग और सोशली और मोरली अपलिफ्ट होंगे तो ये सब चीजें ज़हन से निकल जाएंगी। तो उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में फिर उसके बाद आसाम गण परिषद एक पार्टी बनी, जो कि अब पार्टी भी है, और फिर ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन बनी, और बड़ा जो है कन्फ्रंटेशन रहा बहुत लोगों की उसमें। ये बड़ा पुराना एक मामला है, जैसा आपके पैकेज में था इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, फिर राजीव गांधी साहब के ज़माने में इसमें एक आसाम एकॉर्ड, आसाम समझौता साइन हुआ। उसके बेसिस पे ये हुआ कि साहब ये सारी चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि आसाम में ये था, क्योंकि वो बॉर्डर है,
कि ये लोगों को ये क्लेम था कि आसाम बॉर्डर स्टेट होने की वजह से 71 की लड़ाई के वक्त में जब पाकिस्तान और जब बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग इंट्रूड कर गए थे इंडिया में। तो उसको एक सिस्टमैटिक देने के लिए, ताकि जो कल्चरल डेमोग्राफिक जो चीज़ें सिस्टम ख़राब ना हो और जो लोग लड़ रहे थे उनको पैसिफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम चला आ रहा था, इंप्लीमेंट हो रहा था, नहीं हो रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस में लिया और वो चीज़ एक बैक एक्सपेडाइट हो गई। तो आसाम बॉर्डर स्टेट होने की वजह से ये परेशानी आई, और ये फैक्ट भी है कि आसाम में लोग बाहर से आए। ऐसा भी नहीं कि अब ये बातें कहना तो फिर शुतुरमुर्ग वाली बात हो जाएगी। लोग हुआ, परेशानी खड़ी थी, तभी ये परेशानी बढ़ी और उसका एक सॉल्यूशन निकालने का रास्ता निकाला गया। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर से, अब्दुल शकूर। हेलो हेलो हेलो, चल रहे थे जी अब्दुल साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी लगता है किसी वजह से इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा, जैसे इन्होंने, एक कॉलर ने अभी सवाल किया था, इनका सवाल भी यही था कि बहुत सारे लोग जैसे कि अनएजुकेटेड हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स बनवा पाए, उनके पास कोई दस्तावेज होता नहीं है। तो अगर वो इंडियन सिटीजन है और उनके पास ये प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे वो लोग? उनके लिए क्या रास्ता है? अब डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुसीबत है। अब मैं इसको 71 से पहले जो जेन्युइन इंडियन लोग हैं उनके पास कुछ न कुछ तो जरूर होगा। देखिए, आज तो चलिए खैर अब जमाना टेक्नोलॉजी का है, इवन 70s में भी 60s में भी राशन कार्ड वगैरह हुआ करते थे, कहीं ना कहीं से कोई डॉक्यूमेंट तो जरूर होंगे। और डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि मैं बाशिंदा हूं, हिंदुस्तान का शहरी हूं? इनके लिए जरा मुश्किल होगा। अब एक यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम भी बड़ी आएगी। अब देखिए, मान लीजिए कि एंड ऑफ द एनआरसी ये सारी जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और मान लीजिए कि 10,000 लोग भी ये साबित हो जाते हैं कि ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश ने पहले ही मना कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट, वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी, उसने उसको बड़ा इशू बनाया था वहाँ के, भाई अपने जो भी सियासी मामलात होंगे। इंडिया और बांग्लादेश में अच्छा टाई अप है इस वक्त। अब इंडियन गवर्नमेंट तो उनको फोर्स कर नहीं सकती, वो कहेंगे ये मेरे लोग नहीं है, तो वो जाएंगे कहाँ? अब एक ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अब इसका सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्योंकि वो उनको आप ताजिंदगी डिटेंशन कैंप पे तो रख नहीं सकते। तो उनके लिए मेरा मानना ये है कि जो लोग, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जिन लोगों को ये आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि भाई ये हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो भाई फिर तो जो क्रिमिनल है वो जेल में ही जाएगा, और तो कहाँ जाएगा। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं जो आ गए उधर से और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या 71 का कट ऑफ डेट वो मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। कुछ तो हमारी सरकार को भी सोचना होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बड़ा सेलिब्रेटेड सिस्टम है हमारे यहाँ इन चीज़ों का, और वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, तो उन लोगों को लेते हुए भी उन लोगों को कहीं ना कहीं नेचुरलाइजेशन से या कुछ चीज़ों से करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप 20,000 या 50,000 लोगों को भी लाइफ लॉन्ग डिटेंशन कैंप पे नहीं रख सकते। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर से, अब्दुल शकूर। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अब्दुल साहब बताएं क्या सवाल है, क्या पूछना है आपको? हमारा ये कश्मीर का जो मसला है ना जी, जो भी पिछड़ा हो गया ना, ऐसा तो कानून तो ऐसा है क्या गवर्नमेंट से बगैर पूछे हमला कर देना, मिलिट्री लेके आकर रख देना, वही भी बच्चों को सब मार देना, ये कैसा इंसाफ है जी दुनिया में? जी देखिए, ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि जाके मार देना, अनलेस कि आपके पास कोई सबूत हो, और जहां लोगों ने, किसी ने भी अगर ज़्यादती की है, चाहे वो कभी फौज के लोगों ने की हो या सिपाहियों ने की हो, तो उन पे एक्शन हुआ है, कोर्ट्स ने, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। तो इस तरह से ये बातें कहना मेरे समझ से गलत होंगी, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना। और जहां तक बात 370 और 35A की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये सरकार आपकी है, हमारी। अब सरकार एक फैसला लेती है।
वो फैसला पार्लियामेंट से वो चीज़ फाइनल हो जाती है। अब वो चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि वो जो सरकार ने रिपील किया है वो सही है या गलत है, उसका जुरिसडिक्शन था कि नहीं था, ये सब बातें अब कोर्ट तय करेंगे। जब बातें कोर्ट में, जो बातें सब जुडिस से, उस पर कोई कमेंट करना एज अ लॉयर मेरे लिए तो बेहतर नहीं है। हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हमारा अपना विजडम हो सकता है, विजन हो सकता है कि 370 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हम गवर्नमेंट के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। तो और मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये होगा कि 370 शायद हटने से वहाँ के लोगों का वेलफेयर ही होगा। और रही बात वहाँ के लोगों की, ये तय करने में तो ये गवर्नमेंट में डिपेंड करता है, जो लोग वहाँ बैठे हैं वो होता है, और इसके लिए कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो ये तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा। हेलो जी, बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? टेलीविजन की आवाज बंद कर लें। आवाज बंद करिए। पूछना चाहता हूँ कि ये एनआरसी में किस सन से मतलब मांगा जाएगा ये प्रूफ? जी जी जी, ये जानना चाहते हैं किस सन से ये प्रूफ देना वो पड़ेगा? जी, वो 71 का कट ऑफ डेट दिया है मिडनाइट का, और उसी सन से माना जाएगा। उसमें और भी राइडर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें दी, जो कट ऑफ डेट 71 रखी गई है। जी, 1971। जी, वकील साहब, जब से ये एनआरसी की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग इसे लेकर डरे हुए हैं। तो अगर हम डर की बात करें तो किन लोगों को एनआरसी से डरना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरना उसको चाहिए जो इंट्रूड होके आ गया है, जी, जो गलत है। अब मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तानी हैं। आपने देखा होगा कि लोग दूसरे यूरोप के मुल्क में बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन घुस जाते हैं यूएस में। अभी आपने देखा होगा एक न्यूज में, पंजाब की फैमिली थी, बड़ी उस बच्चे की ट्रेजिक डेथ हुई, वो रेगिस्तान में घुस रही थी, वो मैक्सिको वाले बॉर्डर से उसकी डेथ हो गई, उसकी माँ पानी ढूंढती रही, बड़ा ट्रेजिक हुआ। तो किसी भी मुल्क में आप कहीं घुसिएगा और आप उस मुल्क के शहरी नहीं है, तो उस मुल्क को अख्तियार है आपको रिजेक्ट करने का। या तो अगर आप एजाइलम मांग रहे हैं, अगर आप एजाइलम सीख कर रहे हैं, जैसे कि सीरिया के लोगों को जब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जर्मनी ने, पोलैंड ने, बहुत सारे यूरोप के मुल्कों ने उनका वेलकम किया, उनको एजाइलम का स्टेटस दिया। तो अगर आप, जिसको आप शरणार्थी कहते हैं, तो अगर आप एजाइलम के थ्रू नहीं, अगर आप किसी मुल्क में आ रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए। लेकिन जो लोग इस मुल्क के शहरी हैं, जिनके पास सारे उसके एविडेंस हैं, कागजात, उनको डर किस बात का? और हमारे एक मुश्किल, जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया से मुश्किल ये हो रही है कि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। पता नहीं उठा, वो बिना सर पैर के लोग बातें कर रहे हैं कि आपका ये हो जाएगा। और अगर मैंने तो एक ऐसे तक मैसेजेस पढ़े कि पासपोर्ट अगर आपके पास इंडिया का है तो भी आप इंडियन नेशनल नहीं है। जी, अब इसका जवाब मैं एज ए लॉयर क्या दे सकता हूँ? जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इनका सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। जी जी जी, हमारे वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ 1955 है। तो इसमें नाम चेंज है इसमें। अच्छा, अगर नाम चेंज है कुछ फर्क पड़ता क्या? जी, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि ये भी बड़ी मुश्किल है। डेट ऑफ बर्थ में और नाम में अक्सर फर्क पहले जमाने में आ जाता था। जी, तो अगर दो डॉक्यूमेंट पे एक नाम में फर्क है, मान लीजिए कहीं उनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा हुआ है, कहीं उनका नाम जो है वो अब्दुल्ला अहमद लिखा हुआ है, तो जो नाम आप रखना चाहते हैं और जो नाम आप हटाना चाहते हैं, उसका एक प्रोसेस है। उसके लिए आप एक एफिडेविट पब्लिश करेंगे, अखबारों में न्यूज़ छपती है और पब्लिकेशन होता है, और उसके बाद एक हर स्टेट का अपना गैजेट होता है। तो आप वहाँ किसी भी अच्छे, जो लोग वकील साहब इसका काम देखते हो, वहाँ जा लें, जो आप पब्लिकेशन करेंगे अखबार में वो गैजेट हो जाएगा। उसके बेसिस पे जहाँ पे आप अपना नाम जिस डॉक्यूमेंट में ठीक कराना चाहते हैं, गैजेट पब्लिकेशन के बाद आप वहाँ जाके जमा कर दें, वहाँ एक नॉमिनल फीस होती है, वो जमा कर दें, वो नाम चेंज हो जाएगा। जी, वकील साहब और भी बातें करेंगे एनआरसी से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
इस बार हमारे मसाइल में मिशन पानी और करबला। कुरान मजीद का इरशाद है कि वह अनज़लना मिनल मौसरात मअन सज्जाजा, इंसान की ज़िंदगी के लिए पानी अहम है। ज़िंदगी सबकी है मौकूफ़ यहाँ पानी पर, जिंदा रहना है तो पानी को बचाना हो। प्राकृतिक रूप से जो हमें संदेश मिला उसको इमाम हुसैन ने फॉलो करते हुए और पूरी दुनिया के पानी को बचाया। सबसे बड़ा मसला इंसानी है और वो इंसानी मसला जो है पानी है। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। तहसीन मुनव्वर के साथ हमारे मसाइल देखिए शनिवार रात 8:56 पर और इतवार सुबह 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात कर रहे हैं एनआरसी पर। जैसे हम लगातार एनआरसी पे बात कर रहे हैं कि क्या ये जो एनआरसी है ये क्या है और आसाम में ही क्यों लागू किया गया है, तो यहाँ पर जो लिस्ट आई है वहाँ पर ये देखा गया है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से कुछ का नाम लिस्ट में है और कुछ का नाम नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है ये प्रूव करना कि वो इंडियन है। देखिए, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में या इमीडिएट फैमिली में अगर 5 लोगों की फैमिली है तो 3 का नाम आ गया, 2 का नहीं आया है। तो इसको मैं ये मानूंगा मैं कि ये प्रोसीजरल कमियां रह गई हैं। ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए कि एक ही बाप की 2 औलादें हैं और एक को आपने एनआरसी में इंक्लूड किया है तो एक को आप एक्सक्लूड कैसे कर लेंगे? बिल्कुल जी। तो इसी के लिए ट्राइब्यूनल्स क्यों होते हैं? देखिए, अगर आप किसी चीज से एग्रीव्ड होते हैं तो एक इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं। प्लस चलिए फॉरेनर ट्राइब्यूनल जो बनी हुई है उनके पास कितनी जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी या कितना, उसके लिए मैं नहीं जाता। आप वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिश करेंगे। अगर ट्राइब्यूनल आपकी केस को नहीं मानती है तो आपके पास हाई कोर्ट भी तो है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी आ गई है एनआरसी को लेके कि 2 लोग आ गए हैं, 1 नहीं आए हैं, ये तो दूर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पे गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, इवन आसाम की हुकूमत खुद बहुत संजीदा है। आप उनके देखें स्टेटमेंट्स, तो हमें लगता है कि इस पे गवर्नमेंट एक प्रॉपर मॉड्यूल और एक मैकेनिज्म तैयार करेगी जिससे कि जो लोग वाकई में बोनाफाइडे इंडियन शहरी हैं उनके साथ कोई परेशानी न खड़ी हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गुलबर्गा से, मोहम्मद जाफर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? मैं 1955 डेट ऑफ बर्थ 25 जून। तो मैं ग्रेजुएशन भी किया। तो अब बच्चे जो है छोटे हैं है वो मेरी डिग्री बोल रहा है, पर एज जो है मेरे देश से उनको ये करेंगे क्या? एज उनका कैसा होगा? मेरा डेट रेफरेंस देंगे क्या आप अपना सवाल एक बार दोहरा सकते हैं? वही मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो एलिजिबल हो सकते नहीं हो सकते हैं 1955। अच्छा ठीक है, समझिए वो एनआरसी कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जी। पहली बात हजरत ये कि आप गुलबर्गा में हैं, तो गुलबर्गा जहां तक मेरा इल्म है कर्नाटका में है, तो आप एनआरसी में 55 के चक्कर में न जाइए। आप तो बेहतरीन है। ये 71 की कट ऑफ डेट आसाम में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रखी गई है जी। वो इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी और उसमें जो जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उस कॉन्टेक्स्ट में 71 का डेट कट ऑफ पूरे इंडिया के लिए नहीं है। इस बात को आप लोगों में बता दूं। और एनआरसी का तो अभी मॉड्यूल पूरे इंडिया के लिए आया भी नहीं, अभी तो सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रपोजल है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार करने का। तो आप 55 के हो या 85 के हो, इससे आप गुलबर्गा में है या दिल्ली में है, इससे कोई फर्क कहीं पड़ने नहीं जा रहा है जी। लगातार ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ये जो एनआरसी है इसे पूरे देश पर लागू किया जाना चाहिए या किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टास्क होगा और कैसे गवर्नमेंट करेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अभी जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज से पता चलता है, वो ये है कि वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने के बाद, जो मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कही थी, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में इंडियन सिटीजन भी होगा और इंडियन नॉन सिटीजन भी होगा, जो रेसिडेंट है, मतलब जो वैलिड, जिसको इंडिया में रहने का अधिकार है, हुकूक है, मतलब वीजा पे है, किसी भी चीज जो है उसमें
उसके बाद ये गवर्नमेंट कैसे इस मॉड्यूल को तैयार करती है, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप देखें, एक आसाम जैसे स्टेट, छोटे से स्टेट की इतना वक्त लग गया, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और इसकी गवर्नमेंट क्या मॉडलिटीज तय करती हैं, ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। तो उसके बाद चीज़ें आएंगी। और एक मतलब देखिए, हर चीज़ को शक की निगाह से देखना भी मुझे लगता है कि शायद ये एक बीमारी है जो हम लोगों में है। हर चीज़ को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए और इस बात की उम्मीद करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी में उम्मीद पे रहना चाहिए। और जब सब चीज़ें बेहतर हैं तो इसमें कोई घबराने की या उलझने की या फिक्र करने की कोई बात भी नहीं है। जी, अभी जो एनआरसी को लेकर बातें सामने आ रही है उसमें ये भी एक बात है कि लोग ये सोच रहे हैं कि किसी एक खास कम्युनिटी को बाहर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर मामला कुछ और है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें तरन्नुम कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक लीगल एस्पेक्ट है। हुआ कुछ और, होना कुछ और, नहीं होना कुछ और था, गाड़ी चल गई कहीं और, हो गया कुछ और। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। लेकिन मैं चूंकि एरिस्टोटल ने कहा है कि रिमेंबर योर एवरी एक्ट इज पॉलिटिकल इवन योर साइलेंस, तो हमारा भी और आपका भी एक पॉलिटिकल थॉट हो सकता है, कोई बुराई भी नहीं है और आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। आप वो गलत हो सही हो, मैं एग्री करूं डिसएग्री करूं, वो बात की बात है। बात मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में आपके प्रोग्राम की थीम में मैं सिर्फ लीगल बात ही कर रहा हूं। मेरा अपना भी पॉलिटिकल थॉट हो सकता है और आपका भी हो सकता है। हम हो सकता है कि एक ही बात पे, एक ही फैमिली के अंदर आपका थॉट दूसरा हो, मेरा थॉट दूसरा हो, और ये होना भी चाहिए, ये बेहतर भी है। तो इसमें मैं लीगल एस्पेक्ट पे मैं ये मानता हूं कि अगर आप ये देखेंगे कि आप ये सोचें कि किसी मखसूस कम्युनिटी के लिए किया गया है, स्पेशली टारगेट किया गया, वो तो हुआ नहीं हुआ ना वो। तो फिर इसका मतलब कि आपकी जो आपके दिल में जो शक था और आपको जो शुबहा दिखाया जा रहा था, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था, आपके भी जो हिमायती जो कहते हैं कि आपके हमदर्द हैं, आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने भी आपको गलत चीजें दिखाई। ये भी एक देखिए, अगर इबरत हासिल करनी हो तो कोई भी ऐसा मौका या कोई भी ऐसा इंसिडेंट इंसान को इबरत दे सकता है, आपकी आंखें खोल सकता है। तो यहां भी आपकी आंखें खोलने वाली बात है। तो हर चीज को शक से देखना बंद करें हम लोग, और हम लोग चीजों को हमेशा पॉजिटिविटी में देखें। ये जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट के हर एक्शन से अपने आप को उसी से अलाइन करें। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमारा डिसेंट भी हो सकता है और लोग चैलेंज करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, डिफरेंट कोर्ट जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, और हमारी अदालतों ने माजी इस बात का गवाह है कि हमारी अदालतों ने बहुत सारे पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून खत्म कर दिए हैं। जी वकील साहब, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फिर हाजिर होंगे आपके कानूनी उलझनों को सुलझाने और कानूनी समझ को बढ़ाने। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।